सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अब पता चला का आज का शो चूँकि ईद के दिन है, इस हवाले से स्पेशल भी है। स्पेशल इसलिए भी है कि हमने आज बात करनी है कि ईद के फ़ौरन बाद क्या होने वाला है, आइंदा चंद दिनों में आप क्या कुछ देख सकते हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। ख़ास तौर पर अपोजिशन जिस एहतजाज के मूड में नज़र आ रही है, क्या वो एहतजाज उस तरह से कर सकेगी और क्या इस एहतजाज को वो हुकूमत गिराने की तहरीक में की शक्ल में ला सकेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बाबर डोगर साहब और जनाब असद खरल साहब। असद खरल साहब, क्या लग रहा है आपको? मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जनाब ये तो पार्लियामेंट ही ठीक नहीं है क्योंकि वो इसमें नहीं है। ज़ारी साहब के खिलाफ केसेस है, वो भी इशारा दे चुके हैं। नवाज शरीफ साहब भी इशारा दे चुके हैं, वो जेल में है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए उसामा साहब, ईद के बाद जो दो बड़े इवेंट्स हैं, एक तो आपको पता है बजट जो है उसकी आमद है, और दूसरा जो अपोजिशन की जो तहरीक के हवाले से आप बात कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब जब जेल में बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क बैठे हैं, हमजा शहबाज जो है उनको गिरफ्तारी का खदशा है, शहबाज शरीफ साहब को खदशा है, जरदारी साहब जो है 10 जून तक उनको डेट मिली है, वारंट उनके साइन अरेस्ट वारंट भी उनके अब हो चुके हैं। फजलुर रहमान साहब जब से ये हुकूमत आई है, जिस तरह मछली पानी के बगैर तिलमिला रही होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अगर घबराहट या जिस तरह हलकान हुए जा रहे हैं वो हैं फजलुर रहमान साहब। कभी वो जरदारी साहब की तरफ भागते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब की तरफ भागते हैं, कई दफ़ा भाग के बेचारों की कुछ सुनता नहीं था। आपने देखा कब लाहौर में आए थे, अब तो मायूस भी थोड़े लाहौर में आए थे जब जरदारी साहब से मिल के आए, फिर लाहौर में आए नवाज शरीफ साहब से, फिर नवाज शरीफ जरदारी की मुलाकात कराने की बड़ी सर तोड़ कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो नाकाम हुई। फिर उसके बाद बिलावल साहब जो है वो आके मिले, फिर बिलावल साहब वहाँ पे इफ्तार डिनर पे गए। मामला ये है कि फजलुर रहमान साहब की तो मजबूरी है, एहतजाज ज़रूरी है और असम्बली में दोबारा उनका आना ज़रूरी है, उनके लिए नागज़ीर है। और उनके लिए सबसे जो बड़ा मसला है ना, सबसे बड़ा जो होता है ना एजेंडा, या एक कौमी मफाद या उनका अपना ज़ाती मफाद या मुल्की मफाद या आइन पाकिस्तान के तनाज़र में उनका असम्बली से बाहर रहना जो है ना, मेरा ख्याल है खिलाफ आइन, शायद वो तो ये भी कह देंगे कि इतना बड़ा ज़ीरक सियासतदान 20 साल बाद कभी कोई बंदा मतलब समझते थे ये पार्लियामेंट भी अब उनकी जागीर है और वो जो पार्लियामेंट हाउस। अच्छा, अब दूसरा उसके साथ है उसामा साहब बजट का इवेंट। अब बजट का इवेंट मेरा ख्याल है बड़े क्रूशल हमने दौर देखे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी देखी है। अच्छा सर, बजट पर आते हैं। पहले जरा मैं बाबर डोगर साहब से इस पर राय लेने। बाबर डोगर साहब, हर एक का मुंह किसी और तरफ है। मसला मुझे ये नजर आ रहा है, महंगाई है लेकिन उसको नहीं बुनियाद बनाया जा रहा। नून लीग का मकसद असल में सब जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ की रिहाई, जरदारी साहब चाहते हैं कि केसेस का खात्मा किया जाए। अब उन्होंने अगरचे वो पीटीएम वाला भी एक शोशा छोड़ दिया है, लेकिन वो जरदारी साहब उस तरह बात नहीं कर रहे, वो बिलावल ही कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो चाहते हैं बस किसी तरह से उनको शामिल कर लिया जाए, कोई एक ज़िमनी इलेक्शन करा के अगर उनको आप सीट दे देंगे ना, वो तब भी खुश हो जाएंगे, मुझे तो ये लगता है। तो ये जो सारे का किबला अलग अलग है, तो ये कोई भरपूर तहरीक चला सकेगा? क्योंकि ये तो पता है मुल्की मफाद अजीज होता तो कोई और रास्ता लेते, मुल्की मफाद में तो नहीं है कि कोई सड़कों पर आया जाए, उससे तो मईशत और तबाह होगी। उसामा साहब, बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। सबसे बड़ा इशू ट्राइबल का एरियाज़ का इशू है, पीटीएम का इशू है, उसके बाद ये जो उसके जस्टिस फायद ईसा वाला इशू है वो भी इसमें शामिल कर लें। उसके बाद बजट जो आ रहा है वो है, पेट्रोल, और आप देखें कि जो पेट्रोल की कीमतें ईद से पहले बढ़ गई, उससे महंगाई का जो एक लहर आई है। और उसके बाद जो बजट आना है, और बजट में जिस तरह से कह रहे हैं कि बेताशा नए टैक्सेस लगने हैं, हदफ नए मुकर्रर हो रहे हैं और ये सब सारी सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं, तो महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इकट्ठी होंगी। मौलाना फजलुर रहमान या ANP या महमूद अचकज़ई ये नज़रें रखकर बैठे हुए हैं ट्राइबल एरियाज़ पर, जहाँ पर अभी इलेक्शन होने हैं। अगर PTM इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती और PTM बैन हो जाती है, तो उससे जो पॉलिटिकल खिलाफ होगा उसकी क्लेमेंट कौन होगी? ANP वहाँ पर एफर्ट करेगी उस पॉलिटिकल खिलाफ को पूरा करने के लिए, फजलुर रहमान एफर्ट करेंगे, PTI करेगी, और जो उसके बाद अचकज़ई साहब जो हैं वो भी चूँकि अपने आप को अफगान ही समझते हैं, आज तक पाकिस्तान को उन्होंने समझा नहीं, तो वो भी वहाँ पर अफगान जो फैक्टर है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे।
तो हो सकता है कि ये जो मौलाना साहब ने APC बुलाई है, इसमें ये आपस में अलाइंस एक नया अलाइंस लेके सामने आए, जो ट्राइबल एरिया में इलेक्शन लड़ने के लिए भी एक अलाइंस जो है वो सामने आ जाए कि ये मिलकर वहाँ पर इलेक्शन लड़ने की कोई स्ट्रेटजी बनाएं। उसके बाद महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर ये APC में आप मुझे तो ये भी शक पड़ रहा है कि इस दफ़ा बार कौंसल्स को भी ये इनवाइट कर सकते हैं, उनको भी बुला सकते हैं कि ये जो जस्टिस फायद ईसा वाला इशू चल रहा है इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कि बार कौंसल जो हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, वो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं। कि मसला ये है कि हुकूमत को टफ टाइम देना, एक अनरेस्ट जो है वो क्रिएट करना और कोशिश करना कि गवर्नमेंट जो है ये अपने पाँव पर खड़ी ना हो सके। इसमें मौलाना फजलुर रहमान उनकी तो स्ट्रेटजी ये थी कि डायरेक्टली पार्लियामेंट के बाहर इस्लामाबाद में धरना दे दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN इस पर एग्री नहीं कर रहे। उनका ख्याल है कि ये मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करें, अवाम के पास जाएँ। जिस तरह आपने देखा बिलावल जो है वो जलसे भी कर रहे हैं, इसी तरह मरियम जो है वो भी घर से बाहर निकल आई हैं, उन्होंने भी बहावलपुर में भी जलसा किया और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि ये एक बिल्डअप किया जाए और ग्रेजुअली इसको इस नहज पे लेके आया जाए कि यहाँ पर कि हम इस्लामाबाद में इकट्ठे। इसमें दो चीजें बड़ी अहम है असद खरल साहब। एक आप देखें कि बिलावल की पेशी पर अभी चंद दिन पहले जो हंगामा राई हुई, उसके फौरन बाद ही जरदारी साहब की पेशी थी, फिर बिल्कुल मामला ठंडा हो गया। यौम तकबीर पर जो फंक्शन किया मुस्लिम लीग नून ने, दर्जनों लोग थे, यानी वो जितने कहा जा रहा है स्टेज पर लोग थे, बस उसके करीब करीब ही लोग सामने खड़े थे। वो तस्वीरें मैंने खुद देखी हैं। तो कहना मैं चाह रहा हूं, क्या ये लोग मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वाकई, या ये हुकूमत जो इतने सुकून में है, अगरचे मैं समझता हूं ये भी इतना नहीं कहना चाहिए कि जी हम कंटेनर देंगे ये करेंगे, अब वो कहना भी उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको भी खौफ आ रहा है कि लोगों में गम और गुस्सा है महंगाई की वजह से। उनको ये पता है इनसे हमदर्दी नहीं है, लेकिन महंगाई की वजह से वो कहीं वो अपने गुस्से का इज़हार इनके साथ मिलकर ना कर दें, तो उस वजह से वो शायद अब ये कहना कम हो गए। लेकिन आपको लगता क्या है, क्या अपोजिशन अब भी इतनी ताकतवर है कि वो पार्लियामेंट के अंदर, तो हम देख रहे हैं हंगामा रहे कर रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, पार्लियामेंट का इजलास नहीं चलने दे रहे, सेनेट में बिल जो है वो पास नहीं होने दे रहे क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है, लेकिन स्ट्रीट पावर जो है वो है उनके पास हुकूमत गिराने के लिए। असल मकसद उनका ये है, लेकिन क्या वो ये कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो अब तक क्यों रुके हुए थे? उसामा साहब, आज के दिन तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास स्ट्रीट पावर नहीं है। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। इसके लिए 2-3 इवेंट आप देख लें। नवाज शरीफ साहब का बहुत एफर्ट करके जो जेल में उनको दाखिल करने के हवाले से जो जम्मे गफीर था, लाखों करोड़ों का ठाठे मारता समुंदर, वो भी आपने देख लिया। यौम तकबीर के ऊपर तमाम तर इन्होंने टास्क भी दिए थे कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग की जाए, मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जाए, शान शान से मनाया जाए। ट्विटर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक तो इन्होंने उधम मचाए रखा। लेकिन आपने जिस तरह खुद ही बयान फरमा दिया कि दर्जनों लोग तो थे, सैकड़ों हज़ारों या लाखों की तादाद वहाँ पे नज़र नहीं आई। फिर उसके बाद आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी शो, जो मैं उस दिन भी कहा कि वो मिस हैंडलिंग थी। 300-400 बंदों को आपने, एक तमाशा गवर्नमेंट की नाअहली थी, नेगलिजेंस थी कि आपने उसको शो बना दिया। लेकिन मेरा ख्याल है जरदारी साहब समझदार हैं, ज़िरक सियासतदान हैं, उन्होंने ये समझा कि पहली दफ़ा तो गलती गवर्नमेंट ने कर दी है, तो अब बंदे किधर से लाए हैं? तो बंदे नहीं थे लाजा, क्योंकि अब वो बंदे जरदारी साहब लेके भी जाते ना, तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने जो नाअहली की थी दोबारा नहीं करते, तो ये एक्सपोज हो जाते। अब मामला ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो डोगर साहब ने बात की है ना फजलुर रहमान साहब की, फजलुर रहमान साहब के पास है, ये एक मैं डराने वाली बात नहीं है, उनके पास माशाल्लाह एक तलबा जो मदारस के तलबा है ना, इस्लामाबाद के अंदर अगर वो कॉल दें तो ज़्यादा नहीं तो 20,000 के करीब वो तलबा जो है वो देवबंद से जो है, और फिर KPK में भी उनके मदारस की तादाद अच्छी है, लाहौर में भी है, तो उनके पास ये है कि तादाद गैदरिंग तो वो इकट्ठी कर सकते हैं। तो क्यों नहीं अब पीपल्स पार्टी धरना देना चाहते हैं, पहले दिन से धरना देना चाहते हैं, क्यों नहीं दे रहे? देखें, धरना होगा या मरना होगा या डरना होगा, वो मामला पता है कि फजलुर रहमान साहब का मामला एक ही है। उनका सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी ये है कि किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत में पहुंचे, असेंबली में। दूसरी उनको ये है कि कोई उनको हुकूमती ओहदा मिले। ये दो उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ में शामिल है। अब जो आपने बात की, ये बड़ी अहम फैक्टर है जो डोगर साहब ने बात निशानदेही की कि फाटा के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर अब स्ट्रेटजीज़ की मैं सुन लो। वहाँ पे डोगर साहब आप इस तरह के किसी के छापे में हाथ डालने के नए ना मशवरे दें। फजलुर रहमान साहब वहाँ पे पीपल्स पार्टी या नून लीग को शेयर देंगे, ये किस तरह आप सोच सकते हैं? पहले वो बड़े तंग बैठे हुए हैं,
दूसरी बात जो आ गई अचकजई साहब की, अचकजई साहब का इन्फ्लुएंस बलूचिस्तान के अंदर ज़रूर है। वो अपने आप को अफगान ज़रूर कहते हैं, अफगान और KPK के सूबों को भी एक इकट्ठा करने की ग्रेटर वो बनाने के चक्कर में बहुत सारे उनके अज़ाइम हैं। लेकिन मामला ये है कि अचकजई का जो इन्फ्लुएंस है वो KPK के अंदर हमने माजी में कोई पार्लियामेंट के अंदर उनका ANP का है, लेकिन ANP का अब मामला ये जो आपने मोहसिन दावड़ या ये सारे पीछे उनके हैंडलर एक हैं, हैंडलर एक हैं, वो फैक्ट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना, तो ये भी अफगान फैक्ट्री। अब वहां पे इलेक्शन किसका होगा सुन ले, वहां पे जो इशू बनेगा ना अब मामला ये है कि जो PTM का जो स्पीच है ना उसके हैंडलर आपको पता है NDS है, रा है, अफगान इंटेलिजेंस, ठीक हो गया। मोहसिन दावड़ और अली तो हमें भी पता है, एक दौर में तालिबान को जो लोग मानते थे उनको भी नहीं पता था कि ये लोग किसके साथ ये हैं, क्या वो करें। अब तो हम एक्सपोज कर रहे हैं, लोग साथ अब मामला ये है कि वहां पे इलेक्शन होगा। एक तो वो गैर मुल्की जो ताकतों के आलाकार हैं जिसमें मोहसिन दावड़, अली वजीर और उसके अंदर अगर अचकजई साहब का फैक्टर होगा या फजलुर रहमान साहब अगर उनकी लाइन टो करते हैं तो इनको सपोर्ट तो पीछे से आएगी। और जाली शनाख्ती कार्ड, अफगान शनाख्ती कार्ड, वो सारा वोट बैंक, वो सारा मामला, वो जो 1.5 लाख वोट भी बना था, एक तो हो गया वो फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है उसका मुकाबला कौन करेगा। मुकाबले के लिए ANP है, क्या ANP उनके ब्लॉक में जाती है या पैट्रियोटिक्स पाकिस्तान की आती है। अब यहाँ पे होगा पाकिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तानी कूतों और मुल्क दुश्मन कूतों का एक मुकाबला हो रहा है वहां पे जो ये सिनेरियो बन रहा है। अब उसके अंदर क्या अवामी नेशनल पार्टी ये नैरेटिव इस तरह से नहीं है। अच्छा, आप फजलुर रहमान साहब जो भी हैं आप उनको मुहिब वतन और मुल्क दुश्मन एलिमेंट्स में इस तरह शामिल नहीं कर सकते। उसके बाद फिर पार्टी है PMLN है जो APC बुलाई जा रही है। अगर कल ये APC या ये ग्रैंड अलायंस जो है कल वहाँ पर मिल के इलेक्शन लड़ने का फैसला करता है जिसमें ANP भी है, जिसमें फिर पार्टी भी है, तो क्या आप दूसरी तरफ से PTI आती है तो क्या आप उसको ये कहेंगे पहले भी PTI MMA का वजूद मुझे एक बात बताएं कि आप ये कहेंगे कि PTI वर्सेस एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं तो ऐसे ही तो नहीं सर, ये कहते कि मुझे आप ये बताएं अब जो मामला बन रहा है, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मोहसिन दावड़ और अली वजीर के कैंप में जाते हैं, अगर फजलुर रहमान साहब उनके कैंप को ज्वाइन करते हैं, अगर ANP उनके कैंप को ज्वाइन करती है जिस तरह के सर अगर ये पार्टियां आपस में अलायंस करती हैं तो फिर आप किस तरह आपस में जमात इस्लामी भी है वहां पे MMA नहीं सर, आप किसी को गद्दार या पाकिस्तान का ऐसा नहीं, मैं कहता हूं पहले MMA वहां पे वजूद में आ चुकी है, मुतहदा मजलिस अमल वहां पे इलेक्शन उन्होंने हुकूमत भी बनाई है। अब मामला ये है कि वहां पे एक गैप है, खला है, अब लोगों ने आना है मुंतखब होके। मुझे ये बताएं कि जो फाटा के लोग हैं अब उन्होंने वोट तो किसी न किसी को देना है। अब वहां पे जो ग्राउंड पे पार्टीज है, पहले आपको पता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। मौलाना फजलुर रहमान साहब इसीलिए तिलमिला रहे हैं कि जो सारा रिफॉर्म्स नहीं होने दे रहे थे उसके आगे अचकजई साहब और फजलुर रहमान साहब वाद बंदे थे जो नवाज शरीफ साहब के अलाइज भी थे, लेकिन वहां पे सरताज अजीज की रिफॉर्म जो है नवाज शरीफ साहब की उन्होंने रोक के रख दी। उन्होंने कहा ये हम नहीं होने देंगे। PTM को फजलुर रहमान साहब भी नहीं चाहेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन। अब ये चीज देखनी है कि फजलुर रहमान साहब कौन से कैंप को जाएंगे। वहां पर एक पॉलिटिकल खला मौजूद है, उस पॉलिटिकल खला को एक्सप्लॉइट किया PTM ने। अब जब से PTM के खिलाफ एक्शन हुआ और चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल खिलाफ बनना है इलेक्शन से पहले। उसको फिल करने के लिए अल्टीमेटली बड़ी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान है, उसके बाद वहाँ पर ANP है, ये सारे जमात इस्लामी की वहाँ पर इतनी नुमाइंदगी नहीं है, ज़्यादा ANP और फजलुर रहमान, ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये इस पे आ जाते हैं तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो याद है ना जो ANP और JUIF दो हो गई ना। अच्छा, और एक है PTM भी। क्या ये PTM के मुखालिफ लड़ेंगे या उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। सर PTM तो होगी नहीं, जो हालात जा रहे हैं PTM नहीं होगी। अच्छा बाबर दोबारा वापस आते हैं, ये सब जो सिनारियो है असल मकसद तो ये है ना कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना है, वो मुझे बताया आपको लगता है उसमें इनको कामयाबी मिलेगी नहीं। असल सवाल ये है उसामा साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अभी कोई जवाब नहीं है। इस्लामाबाद में अगर आप लोगों से बात करें, वहाँ पर जो हाई ब्यूरोक्रेसी बैठे हैं, जहाँ वहाँ पर की सिविल सोसाइटी है, अगर उनसे बात करें तो ये भी बेतहाशा क्लेम आते हैं कि 2020 में PTI वहाँ पर नज़र नहीं आती, उनको PTI की गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। क्या वजह है, कैसे जाएगी, इसका उनको पता नहीं है। लेकिन ये भी एक र्यूमर है। दूसरी तरफ जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से इकोनॉमी की सूरत हाल जा रही है,
उसमें तो नहीं लगता कि इस तरह से ये चीज़ें इसी तरह स्मूथली चलती रहेंगी, वो भी मुश्किल नज़र आ रहा है। अपोजिशन जो है वो इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाया जाए और गवर्नमेंट जो है उसको वो लड़खड़ा जाए। अब ये कैसे होगा, किस तरह होगा, मुझे इसका नहीं पता। अच्छा चलें, ये बताएं कर्नल साहब मुख्तसरन, बजट आपको लगता है पास करा लेगी हुकूमत? पहला टास्क तो इसका ये होना है, इन्होंने 11 जून को गालिबन कह रहे हैं कि बजट पेश करेंगे, वो उनको पास करवाना है, तो वो पास हो जाएगा आपको लगता है? देखिए ये चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। 10 तारीख को जरदारी साहब की पेशी है और 10 तारीख को अरेस्ट वारंट पे चेयरमैन नैब साइन भी कर चुके हैं। अगर जरदारी साहब को आप गिरफ्तार करते हैं तो 11 को तो जो उधम मचाएगी पीपल पार्टी बजट में, एक तो वो चीज़ आ गई। दूसरी जानब हमजा शहबाजी की पेशियाँ हैं, नवाज शरीफ साहब जेल में बैठे हैं, वो रिलीफ के मुंतज़र हैं कि लंदन जाना है। वो 11 से पहले तो इस तरह की एक्टिविटी अभी नहीं होती नज़र आ रही। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि बजट के इजलास में आना है, उनको आते नैब की गिरफ्तारी की सलामी मिलती है, उनको किसी में गिरफ्तार किया जाता है या उनके साथ क्या डीलिंग वीलिंग होती है, नून लीग की स्ट्रेटजी वहाँ से भी आएगी। लेकिन वहाँ से शहबाज शरीफ साहब बेचारों की तो अब पार्टी तो कंट्रोल में चलेगी नवाज शरीफ साहब की, और मरियम साहिबा उसको लीड कर रही है। ये सबको अब नज़र आ गया, जो बिल्ली थैले से मिलाकर बाहर आ गई है। अब बजट के अंदर जो मामला है, इमरान खान साहब को इत्तेहादियों के भी अपने में तफजात हैं। बजट ये पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे, मेरी जो अपनी दानिश के मुताबिक जो मुश्किल तरीन एक मरला होगा ना, इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो अपोजिशन पार्टीज वो करेंगी, इसलिए कि पहला ये बजट है जिसमें रिलीफ कम और आवाम पे बोझ बहुत ज़्यादा लादा जा रहा है। मतलब वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, और बजट से पहले भी झटके बहुत सारे सब्सिडी सारी उड़ाई जा रही है, सब्सिडी उड़ाई जा रही है, महंगाई के ऑलरेडी झटके दिए जा चुके हैं। बजट से पहले देखें ना, ये आपने कहा था ना कि पेट्रोल जो है वो यानी एक बात हमारी हुई थी पिछले प्रोग्रामों में कि पेट्रोल जो है वो 9 रुपए की बजाय 4 रुपए, तो बजट तक में भी वो 9 रुपए ही पूरा हो जाए या एक 9 रुपए का और झटका आ जाए। फिर गैस की कीमतों में बाकी चीजों पर आना है, वो तो शायद बाकी तो सारी चीजों पे इम्पैक्ट आएगा ना, ओवरऑल इकोनॉमी पे आएगा, एक्सपोर्ट पे आएगा, सारा आपको जो आएगा इन्फ्लेशन पे आएगा, सारी चीजें। लेकिन ये बजट की जो सूरत हाल होगी बड़ी वर्स्ट होगी। पास तो हो ही जाएगा, कभी मैंने देखा नहीं तारीख में, लेकिन ये वर्स्ट तरीन एक सिचुएशन होगी बजट की, जिसको उनके पास बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंगल साहब जो हैं वो फिलहाल जो अपोजिशन का अलायंस है उसके साथ भी रोमांस कर रहे हैं और गवर्नमेंट में भी बैठे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से बेतहाशा दफ़ा वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। जिस तरह से मिसिंग पर्सनस का केस है उस पर वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। जो बलूचिस्तान का बेल आउट पैकेज था उस हवाले से वो गवर्नमेंट के जो वादे किए गए थे उससे वो खुश नहीं है और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं। जी, अब तो इसके साथ चल रहे हैं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ चौधरी जो है वो भी गवर्नमेंट से इतना खुश नहीं है। चौधरी परेज लाई जो पंजाब असम्बली है जिस तरह से वो कंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो गवर्नमेंट को सबसे बड़ी पंजाब असम्बली में जो पंजाब गवर्नमेंट की अपोजिशन है वो चौधरी परेज लाई खुद है। बता रहे थे मुन्नी सलाई वाला मामला, तो असल इशू ये कि इमरान खान जो है उन्होंने मुन्नी सलाई को मिनिस्टर बनाने से इनकार कर दिया है और चौधरी परेज लाई जो है उनके नज़दीक अगर चौधरी फैमिली का फ्यूचर का कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो मुन्नी सलाई है। तो ये उसके करैक्टर पे एक बहुत बड़ा एक धब्बा लग जाएगा अगर इमरान उसको कैबिनेट में नहीं लेते कि ये करप्ट है। तो इस चीज़ को चौधरी परेज लाई कम से कम वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा, टफ टाइम है। इसलिए मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को जो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम आएगा वो जो उनकी अलाइड पार्टीज हैं उनको मनाना। आप दोनों थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हैं। बड़ा सादा सवाल और उसका सादा जवाब। हुकूमत को खतरा है ईद के फौरन बाद, खतरा है, आप देख रहे हैं फौरी तौर पर गिर जाएगी हुकूमत, गिरा सकती है अपोजिशन? मैं उसामा साहब इस पे एग्री नहीं करता। हुकूमत फौरी तौर पे तो अभी गिराने की पोजीशन में ये पार्टीज नहीं है। जो डोगर साहब ने निशानदेही की 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 की जो उन्होंने बात की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 बातें हैं छोटी सी। 2020 तक जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2020 दूसरी एक और भी थ्योरीज है कि अगर 2020 तक ये गवर्नमेंट कंटिन्यू कर गई जी, अगर ये 2020 तक गवर्नमेंट रही
साल तो ही फिर रह ये वाइप आउट कर सकती है अगर ये, क्योंकि सर ये तो 2020 फिर अगले तक 10 साल तक चली जाएगी ना। अगर अब ये समझ 2020 गुजार गई है अब ये गवर्नमेंट, दूसरी तो ये बिल्कुल फिर 5 extreme साल level- नहीं, फिर अच्छा, 10 ये साल बड़ी जाएगी। इंटरेस्टिंग बात है। ये यानी मैं अगर इसलिए- ये साल सबसे क्रूशियल है, उसके बाद अगले बजट 2020 क्योंकि तो वहां से 2020 रिलीफ मिलना शुरू होगा। ये अभी तो सबसे इन्होंने crucial है गंद गवर्नमेंट के निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। 20 तक अगर ये सस्टेन कर गई, क्योंकि एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा करेंगे ना बीच में, अपोजिशन पार्टीज नहीं चाहेंगी कि 20 तक जाए। अच्छा, अब मामला आ गया कि ये रोकना इसको किस तरह। बजट के हवाले से आपने मैंगल साहब की बात की, तहफ़्ज़ात की बात की। देखिए उनके जो भी तहफ़्ज़ात हैं, दो चीज़ें हैं, उनको बलूचिस्तान में भी तो कुछ चाहिए ना, तो गिव एंड टेक है कि इधर से कुछ मिल जाएगा, कुछ उधर से मिल जाएगा। ठीक नंबर आ गया। चौधरी साहब के हवाले से हमने बात की, चौधरी की रिजर्वेशन भी हो सकती है, जारी बात है, होंगी, यकीनन है। अभी आप उनके पास भी पंजाब के अंदर भी बैठे हैं, मरकज के अंदर भी उनका एक वजीर तो है। अब शेख रशीद साहब ने पहले कह दिया है कि ईद के बाद कम से कम 2 वजारतों की उनका तब्दीली हो सकती है। ये ब्रेक के बाद बात करनी है। ये ब्रेक अच्छा, तो बाबर आप डोगर बोनस साहब, लाइन इस की पर आते हैं। एडजस्टमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो ये सकता देखिए। है। अच्छा, बाबर डोगर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो 2020 वाला मामला है, अगर ये हुकूमत, पहले तो हम ये बड़ा फख्र करते थे जनाब के 10 साल पूरे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि जमहूरी निज़ाम चला है 10 साल, 2 हुकूमतें जनाब उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, जैसे भी किया, चले वज़ीर आज़म को जाना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन हुकूमतों ने, पार्टियों ने 5-5 साल बारी ले ली। अब अगर ये हुकूमत गिराई जाती है, एक तो वो खत्म हो जाएगा, फिर जो भी आएगी उसको भी गिराने का हो जाएगा कि जनाब हम हमें नहीं, तहरीक इंसाफ कहेगी हमें पूरा नहीं करने दिया, अब हम भी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद फिर ऑल्टरनेट क्या है, कौन आएगा, कैसे संभालेगा, क्या मामला संभालने के काबिल है ऑपोजिशन इस वक्त, कौन संभाल लेगा? ये मामला ऐसे हैं कि उनके पास कोई ऐसा तजवीज़ है? छोटी सी एक चीज याद रखिएगा, अगर ये गवर्नमेंट गिरती है तो जो हालात हैं वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, ये बात ज़हन में रखिए। तब्दीली को वोट वो दिया, तब्दीली चेंज होती आप है। तब्दीली को वोट दिया है, पीपल पार्टी और नून लीग को रिजेक्ट किया 30 साल वालों को, पीटीआई को एक नई पार्टी मर्ज किया उसने। अब अगर कहें कि दोबारा पीपल्स पार्टी या नून लीग आएगी, वो तो ये बाबर तो डोगर साहब कह रहे हालात नहीं। मारूजी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। वो तो कह रहे हैं कि 2020 में अगर कुछ होता है, बाबर डोगर साहब का मैं थीसिस कहता ये हूँ है कुछ होते कि ही इलेक्शन नहीं, 10 साल तक जाएगी ये हुकूमत, 20 अच्छा। तक अगर निकल गई तो अगर तो नहीं, फिर 20 हाँ साल। जी। चले जी, ये नहीं, एक साल आप लोगों के लिए आप मुश्किल है, 20 तक कह रहे हैं कि निकल गई, तो आपको क्या लग रहा है? मगर मैं तो जो कह रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि क्या मुश्किल क्या है? उनकी है, नाहलियां हैं, लेकिन गिरती नजर मुझे नई हुकूमत आती। कमजोरियां हैं, नाहलियां हैं, बोंगियां हैं हुकूमत की, और अपोजिशन का इसमें ज्यादा क्रेडिट नहीं है, इसमें डिसक्रेडिट हुकूमत गिरने का अगर जाएगा तो हुकूमत की अपनी नालियां, इमरान साहब, खान साहब जो है उनकी जो टीम है, वो कह रहे हैं बहुत सारे नाहल लोग मौजूद हैं, बहुत है, जो लेकिन इमरान खान साहब ओवरऑल यह है कि हुकूमत नहीं को कर रहे चीजें। कोई इमीडिएट बहुत बड़ा खतरा नहीं है, और बाबर डोगर साहब का ख्याल यह है कि 2020 तक जो है बड़ा खतरा है। और इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, एक चीज ऐड कर दूं, कुछ 10 सेकंड। इंटरनेशनल सिचुएशन जो है, ईरान और ईरान, ये जो रीजन, अमेरिका, ये सारी जो सिचुएशन है, इसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पर आ सकता है अगर ये सूरत हाल आगे मजीद बिगड़ती है, तो आपको इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। अच्छा जी, तो सिचुएशन यहाँ पर चेंज हो सकती है। ब्रेक ले रहे, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। तब आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, क्योंकि ये भी अब खबर आ गई है कि शेख रशीद साहब बकौल के 2 वजारतें मजीद तब्दील हो सकती हैं। वो कौन सी वजारतें हो सकती हैं, क्यों उनमें तब्दीली की जा रही है, ये तब्दीली बार बार अपने अंदर तब्दीली क्यों कर रही है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। तो ईद के फ़ौरन बाद आप अपोजिशन की तरफ से भरपूर कोशिशें देखेंगे, बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर हंगामा राई होगी पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, ये तो नज़र आ रहा है, और बजट के दौरान भी लग रहा है काफ़ी शोर शराबा और हंगामारी की जाएगी। सड़कों पर आने का फैसला फ़िलहाल लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा, और इसके अलावा APC तो होगी और उसमें बहुत सी बातें होंगी, मुसलसल टफ टाइम दिया जाए, लेकिन अपोजिशन के पास भी कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है जिस पर वो यूनिफाई हो सके। हर कोई अपनी अपनी डिमांड्स आगे रखेगा, और इस तरह ये लग रहा है कि शायद वो हुकूमत के सामने फिर वो डिमांड्स रखेंगे। जितनी हर एक की डिमांड्स होंगी, पीपल्स पार्टी की अपनी होगी, नून लीग की अपनी होंगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी होंगी, और इस पर लग रहा है कि सारे एग्री करेंगे APC में बैठकर कि ये हमारी डिमांड्स हैं, ये मुकम्मल कर दो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम हुकूमत गिरा देंगे। और उसमें फिर कुछ वक्त गुजर जाएगा और फिर सियासत चलती रहेगी, सियासत होती रहेगी, लेकिन अवाम इस दौरान चक्की में महंगाई की पिसते रहेंगे। लेकिन अब जो एक और ख़बर है असद खरल साहब, वो है काबीना में तब्दीली की।
तो ये तो वाकई लग रहा है कि हाँ 3 महीने बाद 6 महीने बाद कुछ ना कुछ तब्दीली आनी है। अवाम की ज़िंदगी में बुरी तब्दीली आती चली गई है महंगाई की सूरत में, लेकिन ये काबीना में तो तब्दीली आती चली जा रही है। और अब भी शेख रशीद साहब ने कह दिया कि 2 वजीरों के कलमदान तब्दील हो सकते हैं। पहले तो इस पर बात कर लें, फिर उसके बाद पंजाब के बारे में भी आते हैं कि वसीम अकरम प्लस का क्या होगा, बाबर डोगर साहब को बड़े पसंद है, और अलीम खान साहब का क्या होगा। लेकिन पहले ये विफाकी वजारतें क्या बन रहा है, क्या अभी भी लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? अच्छा उसामा साहब, छोटी सी अगर इजाज़त से आपको जो वफाकी वजारतों की तब्दीली से पहले अगर मैं जो APC के हवाले से आपने कहा जी जी, ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ। मैं नजूमी तो नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैं अपनी जो तजिया जो मेरा है, ये 20 चौराहे में जो कहते हैं ना हंडिया फूटेगी, उसकी वजह यह है कि APC की जो तमाम जमातें हैं ना, स्टेक होल्डर जो हैं, इनके ज़ाती जो मफादात हैं ना, वो अवामी और मुल्की मफादात के आगे आड़े आ जाएंगे। और इस वजह से वो जो मैंने चार्टर बताया ना, उसमें महंगाई का तो ये रखेंगे, महंगाई तो टॉप ऑफ द लिस्ट वो एक आईवाश है ना, वो तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने, असल एजेंडा तो महंगाई का ही होगा और अवाम के मसले होंगे। लेकिन अगली तकलीफें वो आपको पता है, फजल रहमान साहब की अपनी तकलीफें हैं, जरदारी साहब की अपनी मसाइल हैं, नवाज जो नून लीग की है, नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा एजेंडा है कि उनको बाहर किस तरह लेके जाना, वो तो आज आप कर दें, आज आप निकाल दें तो अब मामला ये है कि इसका मतलब है हर बंदा जो है ना, उसके मफादार जो है उसके जुड़े हुए अपनी जात से, ऐसे ही मुल्क या कौम से नहीं है। नहीं। अब जब इस तरह जात के मफादात आड़े आते हैं ना, तो फिर कभी भी कंसेंसस नहीं होता, और ये उस दिन या उसके बाद देखेंगे लड़ पड़ेंगे, मैं आपको कह रहा हूं पहले से। अच्छा। ये बकायदा दस्तों गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन ये आप देखेंगे अच्छा एक तो यही है। दूसरी बात छोटी सी, दूसरी बात यह है कि जो वजारतों की तब्दीलियों के हवाले से बात है, वजारतें 2 तब्दीलियों की शेख रशीद साहब भी दूर की कोड़ी लाते हैं, ठीक है, कुर्बानी छोटी जो पहले कुर्बानी हो जाती है, ये आप उनको क्रेडिट दे, मतलब जो बात वो कहते हैं। अब 2 वजारतों की तब्दीली की उन्होंने बात की है, हम छोटी सी बात कर लेते हैं। 3 इस वक्त जो वजारतें हैं ना, बहुत अगर बेस्ट परफॉर्मर है ना, मुझे जो लग रहे हैं कि देखिए हम क्रिटिक हर वक्त करते रहे, उमर अयूब साहब तवानाई के जो वजीर हैं, रमज़ान में देखे आपने लोड शेडिंग नहीं हुई, अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। अगर इवन के तूफान या मतलब तूफान बादोबान या आंधियां भी आई तो फौरन वापस यानी बिजली की काम करते हैं, मीडिया में ज्यादा नजर नहीं आते लेकिन काम कर रहे हैं। नंबर 2, शेख रशीद साहब जो है वो बोल रहा है 42 अरब की रेवेन्यू रिकवरी हुई है, ठीक है। साथ रफीक साहब भी वो कह रहे हैं जी मैंने एक अच्छा करके गया था, एक बुनियाद बना गया था। दूसरी बात, बहुत सारी ट्रेनें चलाई उन्होंने और कोई बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं मांगा रेलवे ने, तो वो भी एक नज़र आ रहे हैं एक्टिविटी उनकी, और खासतौर सर्कुलर रेलवे अगर चल जाता है कराची का तो सुप्रीम कोर्ट को भी क्रेडिट देना चाहिए और हुकूमत को भी। अच्छा, तीसरी चीज़ है मुराद सईद साहब। मुराद सईद साहब जो इमरान खान साहब की टीम के जो लीडर है ना, जिस तरह क्रिकेट की अगर बात की जाए तो बेस्ट प्लेयर जो है ना, अगर कैप्टन जो है, अगर उसके बाद इमरान खान साहब जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है ना, बेस्ट परफॉर्मर है कि उन्होंने देखे महकमा डाक जिसको लोग भूल गए थे कि नई नई जो कोरियर कंपनीज आई, उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट को दोबारा से एक इमर्ज किया लोगों ने, और 4 या 6 अरब रुपया बकायदा प्रॉफिट कमाया उसने, पाकिस्तान पोस्ट ने। फिर मवासलात के अंदर और NHS के अंदर वो यानी पहली दफा स्टेटस को जो तोड़ा उन्होंने, देखिए ये पहली दफा उसामा साहब हुए, ठेकों में जो ट्रांसपेरेंसी आई है, अगली बार सुन ले, लाखों का हजारों का ठेका करोड़ों अरबों में गया और उससे अगली बार सबसे अहम जो बात होती है, देखिए कोई भी अरकान असम्बली अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज के लिए, आपको पता है जब बिल आता है ब्लू पासपोर्ट का हो पर्क्स, तो फौरन यूनानिमसली हो जाता है। ये वाद काम है कि मुराद सईद साहब ने जो अरकान असम्बली को, पार्लियामेंटेरियन को यानी सेनेटर MN MPs को जो मोटरवे पे फ्री था ना खाता, अच्छा, और रिश्तेदार अजीजों को अरबी प्लेटें और ये सारा चला रहे थे, वो उन्हें खत्म कर दिया। बहुत अच्छी, और इस पे बड़ी उनको लेतो लाल से उनको मतलब उनको लान तान भी हुई है। अच्छा, अब MN MPs से जब टूल मांगा जाता है वो कहते हैं जी हम तो शराफी हैं, लेकिन तो उन्होंने कहा मैं भी दूंगा, सब देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है आपकी नजर में। 3 तो हो गए, अब 3 की सीट है पक्की। अब रोकर साहब दूसरी बात कर लेंगे ना। अच्छा, अगली आगे 2 लंबी चौड़ी एक ट्रेन है पूरी, वो तो आप अच्छा, अब आगे दूसरी बात, वो आ गया 2 वजीरों की तब्दीली अगर होती है। अच्छा, अब देखिए बड़ी बड़ी वजारतें हैं, वज़ीर खजाना मुशीरे हैं वो भी बाहर से हैं, इजाज शाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो भी PTI उन्होंने ज्वाइन किया रिसेंटली, जारी बात है। फिर उसके बाद एक जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो वजारत खारजा में भी नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर काम करती। अब आ गया 2 वजीरों की अगर तब्दीली होती है, गुलाम सरवर खान साहब की पहले भी तब्दीली हुई और फवाद चौधरी साहब की, और फवाद चौधरी साहब भी वहाँ से भी उन्होंने बहुत सारे आपने पता है इजाज़त कर दी शुरू।
गुलाम सरवर खान साहब जो वो स्ट्रगलिंग में है, और मोनस लाई साहब के एडजस्टमेंट के वाले सिर्फ छोटी सी बात कि 2 वजारतों की अगर तब्दीली होती है ना तो मोनस लाई को एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा, उसमें हमाद अदर साहब जो हैं उनका भी अगर देखें तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा पीछे रही है गवर्नमेंट इस दफ़ा भी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो भी अभी तक इमरान खान खुद अपील कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी लोग कोई इतना ख़ास उस पर लोग नहीं आ रहे। तो मुझे जिस तरह से रेवेन्यू और ये जो फाइनेंस सर्कल जो है, इकोनॉमी का जो सर्कल है, इसकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, इसमें जो रिशफल आया था इसमें हमाद अजहर बच गए थे। अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि कोई परफॉर्मेंस उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इट मे बी कि वहाँ पर भी कोई बेहतर बंदा लाया जाए। जहाँ तक उसामा साहब पंजाब की बात कर रहे हैं तो वज़ीर आला पंजाब मुझे लग रहा है कि वो फिर बच जाएंगे। अच्छा, वसीम अकरम प्लस जो है वो फिर बच जाएंगे और इसी तरह से वो आप तो बड़े खुश बचते बचाते वो आप तो बड़े खुश होंगे वसीम अकरम प्लस। आप उनके बारे में बात करते रहते हैं जहाँ जहाँ वो कहीं कोताही बरतते हैं। सर वो कोताही तो बरते ही नहीं है। वो आपको किसने कह दिया कि वो कोताही बरते हैं? यार कुताही तो वो बरता है जो कुछ काम करता है, और वो काम कुछ ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं तो उसमें आप कहते हैं कुताही बरते हैं। वो करते ही कुछ नहीं है, कुताही कहाँ पर बरते हैं? वो तो बिल्कुल आप देखिए 42 के करीब अब उनके वो मशीर आ गए हैं जो उनको डिफेंड करेंगे हर टाइम। अब तो ये आप देखिए कितनी खुशकिस्मती कि एक बंदा जिसके 42 मशीर हो, एक जुमला भी बोले ना, 42 तर्जुमान एक जुमला भी बोले, उनके दिफा में सर पूरा मजमून लिखा जाता है। अब मैं रोज शहबाज गिल साहब जो है ना उनके ट्वीट्स भी पढ़ रहा हूँ, उनकी वीडियो और जो ऑडियो वो जो आती हैं वो भी पढ़ रहा हूँ। यकीन जाने वो सारा दिन ट्विटर पे वो लगे रहते हैं। कभी वो मरियम औरंगजेब का जवाब दे रहे हैं, कभी मरियम नवाज का जवाब दे रहे हैं, कभी शाहिद खान अब्बासी का जवाब दे रहे हैं। लेकिन मजाल है कि आज तक उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से कोई एक बात की हो, एक लाइन की हो। वो एक ऐसा हीरा है, वो एक ऐसा हीरा है जिसको बड़ा बचा कर, बड़े मतलब नाजुक तरीके से, बड़े नर्म मुलायम कहीं छुपा कर रखा जाता है ना कपड़ों में, बड़ा ध्यान से। वो कोई इस किस्म की चीज है कि वो वज़ीर आला हाउस वो उनको बड़ा बचा के रखा हुआ है। पंजाब के अंदर बड़ा अहम देखें डेवलपमेंट, अगर वो बाहर आए पता नहीं क्या हो जाएगा। वो लोगों में आ गए, वैसे तो आ रहे हैं, वो सीख रहे हैं ना, इस अच्छा सीख रहे हैं, साल तक तो सीख रहे हैं, पता नहीं कब तक 2020 तक बाबर साहब कह रहे हैं। सर देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सीख रही है ना, इसी तरह से वो भी सीख रहे हैं। 12 मैच हार गई, लेकिन कोई फिर भी सारी कौमों से उम्मीदें लगाकर बैठी हुई कि शायद कुछ कर जाएंगे। इसी तरह से उस्मान बुज़दार जो है, बुज़दार साहब से किसी 9 महीने में उम्मीद वो भी कुछ नहीं कर सके, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब उनसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि वो डिलीवर कर जाएंगे। उनकी है, लेकिन उनकी डिलीवर करना यही है कि वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ पता ही नहीं है। एक बड़ी अहम बात है कि अब्दुल हलीम खान साहब जो सीनियर मिनिस्टर, हाँ उनकी बात वो वापस आ गए। इमरान खान साहब से उनकी मीटिंग हो चुकी। इमरान खान साहब के इसरार पर उनकी दोबारा बुज़दार साहब से भी मीटिंग हुई। अलीम खान साहब नैब की गिरफ्तारी से पहले इमरान खान साहब के पास गए थे और उन्होंने शिकायत की थी बुज़दार साहब की, और इस पे इमरान खान साहब ने दोनों को आपस में इकट्ठे कन्फ्रंट भी कराया और फिर उनको टाइम दिया कि आप कमरे में जाके बैठ के, जिस तरह वो होता है ना तलाक या शादी के दौरान, तो जज साहब मौका देते हैं कि आप थोड़ा सा आपस में जो रंजिश है, जो भी मसला है, तो उसके बाद वो वापस गए, तो वापस उन्होंने कहा जी हम करेंगे। उसके बाद अलीम खान साहब आए एक दफा बुज़दार साहब ने उनको बिठाया, उसके बाद फिर वही मामला। अब अलीम खान साहब कैटेगोरिकली इमरान खान साहब को उस वक्त भी ये कह के आए थे कि मुझे आप वफाक में कोई भी असाइनमेंट दे दें, मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूं, आप मेरे टीम लीडर हैं, लेकिन बुज़दार साहब के साथ मैं काम नहीं कर सकता। मेरा नहीं, उसकी वजह मेरा एक इतराज है, मेरा एक उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा है। वो बेल पर बाहर आए हैं, उनको जमानत मिली है, केस खत्म नहीं हुआ। मुझे इस चीज पे इतराज है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने इनकार किया। मुझे इस पे डाउट है, एक बंदा जिसका रेफरेंस चल रहा है, कल उस पे उंगलियां उठेगी, मरियम बेल पर है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में चलेंगे। मुताबिक ये है कि अलीम खान साहब को ऑफर की गई है कि आप रिज्वाइन दोबारा ले। कैसे साहब, या तो हो गया रेफरेंस दायर ना होता, रेफरेंस तो दायर हो गया,
अब वो कोर्ट में उनका केस चलेगा, कल उनको सजा होगी तो डॉक्टर फिर साहब सजा याफ्ता मरियम साहबा नायब सदर बनी हुई जिनकी उनकी सर पे सस्पेंड हुई है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर रेफरेंस दायर हैं, वो पेशियां भुगत रहे हैं, वो अपोजिशन लीडर भी हैं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पीटीआई में और उनमें फर्क क्या है? अगर इन्होंने भी रेफरेंस वाले बंदे जो हैं करप्शन का चार्ज खत्म नहीं हुआ, जमानत का ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर से करप्शन का चार्ज खत्म हो गया है। वो तो कोर्ट में जब तक कोर्ट को क्लियर नहीं करेगी। मैं जो बात मैं उसमें तो बहुत निटी-किटी हम जाएंगे, लेकिन दूसरी जो बात है ना, पंजाब के अंदर भी तब्दीलियां होंगी और 2 वजीर वफाक में मुझे नए जो नजर आ रहे हैं, एक असद उमर साहब एक बात और एक मोनस लाई, ये कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। एक बात यकीन से कही जा सकती है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, एक बात यकीन से कही जा सकती है कि ये ईद बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही, बहुत ज़्यादा हलचल और ज़्यादा तब्दीली देखने में आएगी। तो बस दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए ये सब खैर की खबरें हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।